आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं बिहार दरोगा का। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं बहुत ही डिटेल से उसमें बात किया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये PDF पहले मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, उस पर सारा PDF आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्त, आज फिर हम एकदम डीप में डिस्कशन करेंगे और लास्ट तक आप बने रहें, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और इसमें जो है करेंट एकदम अपडेटेड है, तो आप ज़रूर इसको देखिए। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हाल ही फिलहाल में 2 अक्टूबर 2023 को यह जारी किया गया है, ये आंकड़ा बिहार में। तो उसके अनुसार जो है हिंदू धर्म का सबसे अधिक कितना है, तो 81.99% है। 81.99% है। दोस्तों इसके बाद जो है मुस्लिम धर्म कितना है, तो मुस्लिम धर्म जो है 77.70 है। इसके बाद थर्ड नंबर पे ईसाई धर्म है, 0.057 है। और इसके बाद सिख है, तो सिख जो है फोर्थ नंबर पे है, 0.113%। दोस्तों बौद्ध जो है 0.0851% है और सबसे कम जैन धर्म है। तो सीरियल भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। दोस्तों भारत में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो है डीकिन विश्वविद्यालय है और यह ऑस्ट्रेलिया का जो है विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीकिन। और ये कहाँ लगेगा, तो ये गुजरात के गांधीनगर में स्थापित होगा, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये अभी चर्चा में भी था, अप्रैल 2023 में जो है नाटो में ये फिनलैंड शामिल किया गया है, जो 31वां है। दोस्तों फिनलैंड, ये नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन है। तो आयातक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक जो है भारत है, इसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद कतर है। तो थर्ड स्थान पे कतर है। दोस्तों फोर्थ स्थान पे कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है 4th स्थान पे है और 5th पे चीन है। भारत आयातक में प्रथम है। और निर्यात में दोस्तों सबसे अधिक अमेरिका करता है, निर्यात सबसे अधिक, यानी विश्व का 40% जो शस्त्र निर्यात होता है वो अमेरिका करता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों पहले तो हम जानेंगे कि ये कौन सा संस्था जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट जो है US चैम्बर जारी करता है। US चैम्बर जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जारी करता है। और इसमें जो है भारत का स्थान जो है 42वां स्थान है। क्या है, 42वां। और अंतिम किसका है, तो अंतिम जो है वेनेजुएला है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये देश है वेनेजुएला, इसका अंतिम स्थान है। और पहले स्थान पर जो है अमेरिका है। फर्स्ट स्थान पर कौन है, अमेरिका है। तो फर्स्ट स्थान पर अमेरिका है। इसमें टोटल देश जो है 55 भाग लिया था। दोस्तों और है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, जो सरकारी संस्था जारी करता है उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जो है कौन जारी करता है, अंकटाड करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है अंकटाड करता है। और इसमें भारत का स्थान कहाँ है, तो इसमें जो है भारत का स्थान 8वां है और इसमें अमेरिका प्रथम स्थान है। दोस्तों लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 38 है और सिंगापुर फर्स्ट है। यह जारी करता है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक जारी करता है, तो ये इम्पोर्टेंस हो गया।
तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है तो 67वां स्थान है, और यह जो है ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कैमा है, तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है भारत का स्थान 127 है, और ये भी जो है विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थिति कैमा है, तो 161 है, और यह जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। फर्स्ट स्थान जो है नॉर्वे का है। ये जो सारा इम्पोर्टेंस है हम बता दिए हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट में 8वां स्थान है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वां स्थान है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 161 है भारत का, ग्लोबल जेंडर गैप में जो है 127 है, और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 27 है। अगला है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल बने हैं, और कब बने, 13 मार्च 2023 को। और किसके जगह पे ऐसा लिया है, तो विद्या देवी भंडारी के, पहले विद्या देवी भंडारी थी। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है, तो दोस्तों ये 7 है। अब कहाँ कहाँ होगा, तो दोस्तों ये जो है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों जो साउथ इंडिया के मेजर स्टेट है वो है, सिर्फ केरल में नहीं होगा, बाकी बात तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 3 हो गया। अब गुजरात पश्चिम वाला देश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो टोटल 7 स्टेट है। अगला है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट प्रस्तुत किया है, तो ये 19,000 करोड़ बजट प्रस्तुत किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है 36,785 करोड़। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए जो है 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। कब, 11 फरवरी को। और इस वर्ष का थीम क्या था, तो इस वर्ष का थीम था IDEAS, यानी आई से हो गया इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, ई से हो गया इलेवेट, और एडवांस सस्टेन हो गया। तो कुछ दिवस है उसका थीम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जैसे ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया गया 2023 में, और इसका क्या था थीम, तो इसका थीम था फिक्सिंग द ओजोन लेयर रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, फिक्सिंग द ओजोन लेयर रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, तो ये हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। फिर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का था। और दोस्तों योग दिवस का थीम क्या था, तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम है, तो इसका थीम क्या था, थीम याद रखिएगा। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका थीम था। दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था, तो ग्रो फूड नॉट टबैको। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस तो 8 मई को मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस कब, तो मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप कुछ डेट का थीम याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 10,000 से बढ़ाकर जो है 1 लाख रुपया कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कब यह घोषणा किया था, तो 2 अगस्त 2021 को घोषणा किया था ई रूपी के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है सीमा पहले 10,000 था, अब 1 लाख कर दिया है, और यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ई रूपी जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो उपयोगकर्ता को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना भी वाउचर को भुगतान करने में मदद करता है ई रूपी। अगला है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। दोस्तों हम कुछ अभ्यास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस अभ्यास में जो है आप लोग थल सेना है कि जल सेना है
कि वायुसेना है, इसको याद रखिएगा। पहले तो डायरेक्ट पूछ दिया जाता था कि मलाबार नौसेना मलाबार अभ्यास जो है कौन कौन देश है, लेकिन अब सेना के बारे में भी पूछा जाता है, तो सेना का जरूर रखिएगा। जैसे मलाबार जो है नौसेना है, इसमें कौन कौन है, तो इसमें जो है जापान है, इंडिया है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, और ये नौसेना है, नौसेना भाग लेता है इसमें। जैसे दोस्तों जायद तलवार, तो जायद तलवार जो है, जायद तलवार किसका किसके बीच होता है, तो ये जो है इंडिया और यूएई के बीच होता है। तो इंडिया है और कौन है, नौसेना ही भाग लेता है, और यह जो है इस बार दुबई में हुआ था। दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंस बताते हैं, जैसे नोमैडिक एलिफेंट, तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया का थल सेना है, इसमें भाग लेता है। दोस्तों एक्वेरिन और एक था, दोस्तों दो है, एक्वेरिन और एक था, ये दोनों जो है भारत और मालदीव के बीच होता है। किसके बीच, भारत और मालदीव के बीच। दोस्तों एक्वेरिन जो है थल सेना है और नौसेना के बीच एकता होता है। अगला है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना है। अगला है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, दोस्तों ये लद्दाख में हुआ था, तो आईटीबीपी जो है लद्दाख को हरा कर जीता है, तो आईटीबीपी जीता है। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उसका संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका ये अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे, तो ये और भी दोनों हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो है जैसे असम का जो है गुलाब चंद कटारिया है, ये सही है। मणिपुर का अनसुईया उइके, तो अनुसुईया ये भी सही है। नागालैंड के ला गणेशन है, ये भी सही है। मेघालय के दोस्तों रमेश बैस नहीं है, मेघालय का जो है कौन है, मेघालय का फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान। और रमेश बैस कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। दोस्तों अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए, हम डेली एक प्रैक्टिस से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको और बढ़िया नॉलेज हो जाए और आप ज़रूर क्वालिफाई करें। अगला है भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों एससीओ में पहले जो है पर्यवेक्षक का दर्जा जो है 2005 में ही दिया गया था। और यह किस सम्मेलन में दिया गया, दोस्तों यह जो है अस्थाना शिखर सम्मेलन में दिया गया था। 2005 में अस्थाना जो शिखर सम्मेलन हुआ था एससीओ का, उसमें दिया गया और पर्यवेक्षक के रूप में। दोस्तों 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है सदस्य के रूप में, पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया 2017 में। दोस्तों इसकी स्थापना कब होता है, तो 15 जून 2001 को एससीओ का गठन होता है, 2001 को। और दोस्तों एससीओ चार्टर पर 2002 में साइन होता है, एससीओ चार्टर बनता है, उस पर 2002 में साइन किया जाता है, लेकिन यह 2003 से प्रभावी होता है। तो साइन और प्रभावी को याद रखिएगा, 2002 में हस्ताक्षर होता है और 2003 में जो है प्रभावी होता है। दोस्तों हाल ही फिलहाल में जो 2022 में इसका बैठक हुआ था, कहाँ, उज्बेकिस्तान में, सितंबर 2022 में। तो उस बैठक में जो है वाराणसी को 2022-23 हेतु जो है एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया था। तो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको चुना गया था, तो वाराणसी को 2022 में, 23 में नहीं 22 में। 23 में जो है इसका भारत अध्यक्षता किया है 2023 में। तो ये सारा याद रखिएगा। दोस्तों इसका ये भी याद रखिएगा कि ये जो है पूरा विश्व का 40% जनसंख्या है इसमें, और 20% जो है जीडीपी है, यानी विश्व का जीडीपी 20% है और 40% जनसंख्या है। अगर यूरेशिया क्षेत्र के पूछे तो यूरेशिया क्षेत्र का 60% इसमें कवर होता है, यानी मध्य एशिया में ये। तो इसमें कौन कौन सा देश है, तो दोस्तों इसमें टोटल 8 देश है। कौन है, तो ये जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो ये 4 हो गया स्थान वाला। फिर चीन, रूस है, और फिर भारत पाकिस्तान है, तो 8 देश हो गया। दोस्तों अब जो है 2023 में ईरान को भी शामिल किया गया है, तो अब 9 हो गया है। कब किया गया है, जुलाई 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि एससीओ का नया सदस्य कौन बना है, ईरान बना है। अगला है मोढेरा को भारत का पहला
24 आवर्स सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, जो कहाँ का है? गुजरात में। कहाँ? किस जिले का? तो मेहसाना जिला है। अगला है स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो ये भगवान विष्णु जी से संबंधित है और ये कहाँ है? तो दोस्तों ये जो है राजस्थान में लगाया गया है। इनको जो है स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा गया है। इनकी ऊंचाई कितना है? 369 फीट है। दोस्तों बहुत सारा है जो आप लोग याद रखिएगा, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है कहाँ है? हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यहाँ बिलीव की जगह पर अगर इक्वालिटी आ जाए तो हैदराबाद में है। यूनिटी है वहाँ गुजरात में। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो महाराष्ट्र के लातूर जिला में है। और यह जो है B.R. अम्बेडकर के प्रतिमा है इसमें 72 फीट का, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज उसको बोलते हैं। दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस कहाँ है? तो बंगलोर में है, जो 108 फीट का है। यह कांस्य की मूर्ति है। दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस जो है कहाँ है? तो ये मोदी जी का जो अनावरण किए हैं राजस्थान के पाली जिला में, वहाँ पे है, जैतपुरा में, और विजय वल्लभ के मूर्ति है इसमें। तो ये सब है, तो आप एक जगह अगर इस पूरा चीज़ को लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा न्यायालय के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने हेतु न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया है। अभय ओका, इसको याद रखेगा, अभय ओका को। अगला है, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक जो है 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 272 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ है? तो उधमपुर से बारामूला, ये है। अगला है, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्थान ने जारी किया है? तो दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और किसके लिए किया है? तो ये जो है अफ्रीका के काले गैंडे को संरक्षण हेतु जारी किया है। किसके लिए? काले गैंडे के लिए, जो अफ्रीका में है, काले गैंडे के लिए। अगला है, किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाला बना है। अगला है, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों LIC द्वारा जो है जनवरी 2023 में ही जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? LIC द्वारा। दोस्तों यह योजना सुरक्षा और बचत के दोहरे लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और पॉलिसी धारक की जो है दुर्भाग्यपूर्ण अगर मृत्यु हो जाती है तो यह योजना के अनुसार जो है नामांकित व्यक्ति को जो है मृत्यु लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर नहीं मृत्यु होता है तो इसमें जो है परिपक्वता लाभ प्राप्त होगा। तो ये LIC ये स्कीम लाया है। अगला है, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों कितनी महिला है तो ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसमें पहले हम लोग जानेंगे कि कितना पद्मश्री अवार्ड मिला है, कितना पद्म भूषण मिला है और कितना जो है पद्म विभूषण मिला है। तो दोस्तों इसमें जो है 19 महिला को पुरस्कार यह मिला है, 19 महिला को। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि कितना पद्म पुरस्कार मिला है कितना आदमी को, तो टोटल जो है 106 आदमी को मिला है, जिसमें 6 पद्म विभूषण है। तो 6 पद्म विभूषण है, फिर 9 पद्म भूषण है और पद्मश्री जो है पद्मश्री 91 है। तो टोटल 106 मिला है। दोस्तों इसमें बिहार का और झारखंड को याद रखिएगा। दोस्तों बिहार में 3 लोगों को मिला है। एक सुभद्रा देवी जो कला के क्षेत्र में मिला है, सुभद्रा देवी को, और एक जो है आनंद कुमार जो सुपर 30 चलाते हैं, आनंद कुमार को, और एक कपिल देव प्रसाद को मिला है। तो कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी को जो है कला के क्षेत्र में, और आनंद कुमार को जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री। दोस्तों झारखंड के जो है डॉक्टर जनम सिंह सोय को मिला है, डॉक्टर जनम सिंह सोय को मिला है। और यह किस क्षेत्र में मिला है? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। दोस्तों एक नाम है श्री शाह रशीद अहमद कादरी, ये कर्नाटक के था और उनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। और दोस्तों गुलाम मोहम्मद जाज, ये जम्मू कश्मीर का है, कला के क्षेत्र में मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का है।
गुलाम मोहम्मद जाज। इनको जो है जम्मू कश्मीर में कला के क्षेत्र में मिला है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय जो था ये क्या था, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और इसका कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति कह रहा है तो संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य, आंसर हो जाएगा। ये किस आर्टिकल के तहत होता है, ये 66 आर्टिकल के तहत। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल 101 है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 101। इसमें जो है जब मत बराबर हो जाता है तो जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत दे सकता है। दोस्तों 101 आर्टिकल में क्या है, तो इसमें है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य अगर नहीं होगा, एक रिक्त करने के लिए जो है संसद विधि उपबंध करेगा। तो 101 में है। दोस्तों 102 में क्या है, संसद को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति के अयोग्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो अयोग्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 102 में है। अगला है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ। दोस्तों खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम जो है अधिनियमित किया गया था। 1954 को लागू जो है 1 जून 1955 से हुआ है। लागू 1 जून जो है 1955 से हुआ। अधिनियमित कब किया गया, तो 1954 को किया गया था। अगला है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। तो ये तीनों तो करता है। दोस्तों चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है ये राष्ट्रपति करते हैं, और विधानसभा और विधान परिषद में जो है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल जारी करते हैं चुनाव की अधिसूचना। अगला है किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है। तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये कथन जो है B.R. अम्बेडकर ने कहे थे, B.R. अम्बेडकर ने। अगला है मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का है। तो ये 5 वर्षों का होता है मेयर का काल का, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश में जो है 1 ही वर्ष के लिए होता है, जैसे दिल्ली में जो है 1 ही वर्ष के लिए होता है। अगला है थुंगन समिति। तो थुंगन समिति 1988 में आया। अशोक मेहता जो है 1977 में, B.R. मेहता समिति जो है 1957 में आया, और L.M. सिंघवी समिति जो है 1986 में आया। ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने कम करने से संबंधित है। तो ये 61वां संविधान संशोधन है। ये आया कब था, तो ये 1989 में आया था। और किस आर्टिकल में संशोधन किया गया, तो 326 आर्टिकल जो है वो मताधिकार से है, उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों ये 24 आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दरोगा के मेंस में ये क्वेश्चन आया था 24 आर्टिकल के बारे में, पिछला जो मेंस हुआ उसी में आया था। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें जो है संविधान संशोधन विधेयक पर जो है सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो गया है। यानी कि संसद अभी कोई भी संविधान संशोधन करेगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अनिवार्य रूप से सहमति जारी करेगा। ये कब आया था, तो आर्टिकल 24 में, आर्टिकल नहीं, संशोधन 24 में हुआ था। ये 5 नवंबर 1971 को आया था। अगला है बोहरा समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों बोहरा समिति का संबंध जो है किससे है, तो बोहरा समिति का संबंध जो है राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से है, और ये 1993 में समिति बना था।
अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब? 12 जुलाई 1982 का। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में है। दोस्तों इसका काम क्या है? तो ये जो है किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से जो है किसानों को उचित मूल्यों पर ऋण देने जैसे कार्य करता है। और इसके लिए नाबार्ड समय समय पर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निरीक्षण और निगरानी करता है। तो नाबार्ड जो है निरीक्षण निगरानी करता है, ऋण नहीं देता है। ऋण तो जो सहकारी बैंक और क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक है वही देता है, लेकिन नाबार्ड जो है उस पर लागू करता है। अगला है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 74 से 78 था। और इसमें गरीबी हटाओ का भी इसमें दिया गया था। अगला है मत्स्य और खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों मत्स्य और खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन आता है? तो जैसे पशुपालन हो गया, फिर कृषि हो गया, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन उस इस्पात उद्योग हो गया, फिर वस्त्र उद्योग हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण, ये सभी जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक में सेवा जो होता है वो तृतीयक के अंतर्गत आता है। अगला है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यानी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक जो है कौन है? तो ये किन्स है और ये 1936 में ही प्रकाशित हुआ था। अगला है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये RBI करता है। अगला है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो बुध है सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। और इस ग्रह का जो है इसके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। और इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण यही है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना, तो बुध हो जाएगा। और ये 88 दिन में ही परिक्रमा कर लेता है सूर्य का। अगला निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण है? तो बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों जितना भी बड़ा बड़ा पर्वत है ना वो सब बलित पर्वत के उदाहरण है। जैसे हिमालय हो गया, अल्पास हो गया, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सभी जो है बलित पर्वत के उदाहरण है। लेकिन पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुरा ये सब जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो पारसनाथ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश को वनों का देश कहते हैं? तो कांगो को जो है वनों का देश कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो दोस्तों ठंडी जलधारा का कौन उदाहरण है? तो इसमें ठंडी जलधारा जो है हम्बोल्ट है। कौन है? हम्बोल्ट। दोस्तों जैसे जो अटलांटिक महासागर है उसका गर्म जलधारा जो है, जैसे एक रेनले होता है, ये रेनले है गर्म जलधारा। और रेनले जो है आगे चल के दो में डिवाइड हो जाता है। एक होता है कौन? नार्वे जलधारा, ये नार्वे जलधारा हो गया। और एक जो है यही इरमिंजर जलधारा, इरमिंजर। तो ये सभी जो है नीचे से ऊपर जाता है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। इसलिए ये तीनों जो है ये गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा क्या है अटलांटिक का? तो एंटीलीज जलधारा है, कैरेबियाई जलधारा है, मेक्सिको जलधारा जो है गर्म है, फ्लोरिडा जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम किससे मतलब होता है कि गर्म जलधारा है। दोस्तों ठंडा जलधारा कौन है? तो फॉकलैंड है। और कौन है? तो ठंडा जलधारा केनारी जलधारा है। तो ये है दोस्तों ये सुषमा जलधारा किसका है? तो ये प्रशांत महासागर का जलधारा है। और क्या है? तो अलास्का जो है इसी का है, प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है अलास्का। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये भी है, क्यूरोसिया है। तो ये सब जो है गर्म जलधारा है किसका? प्रशांत महासागर का। अगर ठंडा का है प्रशांत महासागर का तो ठंडा कौन हो जाएगा? तो पेरू जलधारा ठंडा है किसका? माने प्रशांत महासागर का, पेरू जलधारा। फिर कैलिफोर्निया जलधारा हो गया, ओखोटस्क जलधारा हो गया, फिर क्यूराइल जलधारा हो गया। तो ये सब जो है ये प्रशांत महासागर का ठंडा जलधारा है। क्वेश्चन है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये पाल घाट जोड़ता है दोस्तों।
दोस्तों थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है, थाल घाट। और ये भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। अगला है जवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये लूनी की सहायक नदी है। जवाई और सुक्री जो है लूनी की सहायक नदी है। अगला है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिरना जो है महाराष्ट्र में है, और एक और है गिरना महाराष्ट्र में है, और एक है पंबा सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों पंबा सिंचाई परियोजना जो है केरल में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो दूध सागर जो है कहाँ है? ये गोवा में मांडवी नदी पे है। बाकी बात चुलिया और बिहार ये जो है ये राजस्थान में है। तो फिर राजस्थान में और एक है क्या? ये पुनासा जो है राजस्थान का जलप्रपात है। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूध सागर हो जाएगा गोवा में। अगला है माउंट कोयोबो स्थित है। तो दोस्तों माउंट कोयोबो जो है कहाँ पे स्थित है? तो माउंट कोयोबो जो है दक्षिणी अंडमान पे है। दोस्तों सैंडल पीक किस पे है? तो उत्तरी अंडमान पे है। और माउंट थुलियर तो ये ग्रेट निकोबार पे है। तो तीनों पे याद रखिएगा। दक्षिणी अंडमान पे कौन है? तो ये माउंट कोयोबो है। तो तीनों पे दोस्तों ये मध्य अंडमान जो है अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान। अगला है नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती है? तो नेपाल के साथ जो है 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है मिलाना है। तो कौटिल्य का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र है। सामदेव का कौन है? दोस्तों सामदेव का कथा सरित सागर है सामदेव का। और जयदेव का कौन है? तो जयदेव का जो है गीत गोविंद है। और भद्रबाहु कल्पसूत्र है। तो इसके अनुसार जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी सही होगा। अगला है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी और सुल्तान कौन था? दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक है जो अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखा था। कौन? फतुहात फिरोज शाही। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है एक नया कर बनाया था, सिंचाई कर, जो 1/10 भाग लेता था। और इसका बहुत सा और काम भी है। बेरोजगारी दफ्तर ये बनाया था, फिर 1200 बगीचा लगाया था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों राजपूत शासकों का संघ का नेतृत्व जो है जयपाल किया था। दोस्तों महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जो है पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल ने किया था। और इसमें जो है जयपाल की पराजय होती है और जयपाल इस पराजय को सहन नहीं करने की वजह से जो है आत्महत्या कर लेती है। तो जयपाल इसका आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो दोस्तों डोमिंग पयास जो है ये विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था? तो ये कृष्णदेव के शासनकाल में आया था। दोस्तों सर थॉमस रो जो है किसके शासनकाल में आया? तो ये जहांगीर के काल में आया था। और वर्नियर और ट्रेवेनियर जो है, वर्नियर आया था शाहजहां के काल में और ट्रेवेनियर जो है औरंगजेब के काल में आया था। अगला है बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। फर्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा का है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना सही है, और हीनयान का है अहर्त पद को प्राप्त करना, ये भी सही है। नाम गयाल बौद्ध मठ जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में, तो ये सही है। तो 2, 3, 4 सही है, गलत है। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ये ऑप्शन में कोई नहीं है,
क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था और 74 ईस्वी में जो है फिर प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग को बनाया गया, किसका, बंगाल का, न कि भारत का। और 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो वारेन हेस्टिंग। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल क्या है, 56 से 62 है। अगला है मिलाना है। तो दोस्तों पवना विद्रोह जो है 1873 से 76 के बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था, बंगाल में। एका आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश का 21-22 में हुआ था। ताना भागत आंदोलन, तो ताना भागत आंदोलन जो है 13-14 में हुआ बिहार और झारखंड में, ये सही है। अहोम विद्रोह जो है 1928 में ईस्वी में हुआ था असम में। तो इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है, तो अहोम विद्रोह सिर्फ 1928 में हुआ था, 29 में नहीं हुआ था असम में। तो ये डी आंसर हो जाएगा। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा कब किया गया, 1873 में। दोस्तों ज्योतिबा फुले का कौन सा एक पुस्तक है, गुलामगिरी। गुलामगिरी याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो दोस्तों पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस ये फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन मोती मस्जिद जो है ये कहाँ है, दिल्ली और आगरा दोनों जगह है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो किसको, तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को। दोस्तों और है 4 आदमी को जो है फांसी की सजा मिली थी, वो कौन कौन है। दोस्तों इसमें जो है राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, फिर अशफाकुल्ला खां था और सचिन सन्याल को जो है आजीवन कारावास मिला था। वो 4 को फांसी मिला था, इनको सचिन सन्याल को जो है आजीवन कारावास मिला था। अगला है निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए। तो फर्स्ट और थर्ड में जो है भाग नहीं लिए, सेकेंड में भाग लिए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो फर्स्ट है ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, तो फर्स्ट सही हो गया। विष्णु पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, तो ये गलत है। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी जो है नासिक अभिलेख से होता है, ये भी गलत है। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री, दोस्तों भारत का भूगोल जो है टॉलमी लिखा था, तो ये भी गलत है। दोस्तों ये आंध्र सतवाहन वंश जो है इससे कौन है, तो मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन वंश है। अब विष्णु पुराण जो है किससे है, ये मौर्य वंश से है। वायु पुराण जो है किससे है, गुप्त वंश से है। तो वायु गुप्त रहता है, इसलिए गुप्त वंश याद करने का तरीका है। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, न कि ये नासिक अभिलेख से। और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों इसमें प्लिनी क्या हो जाएगा, ये प्लिनी का हो जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी का। और टालमी जो है भारत का भूगोल लिखा था, तो फर्स्ट सही है, बाकी बात सब गलत है। अगला है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये कालीबंगन से, किससे, कालीबंगन से। अगला है चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता है। तो नगरम नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नगरम। दोस्तों चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को जो है पेरुनंदम कहा जाता है। उच्च पदाधिकारी को पेरुनंदम कहा जाता है। निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुरेंद्रम कहा जाता है। और पेरुरंद्रम तो किसको कहा जाता है, उच्च पदाधिकारी को। सेरुरंद्रम निम्न पदाधिकारी को। अब पलिचंद्रम जो है किसको कहा जाता है, तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता है। तो ये चारों याद रखिएगा। व्यापारियों को सभा को नगरम कहते हैं, उच्च अधिकारी को पेरुरंद्रम, सेरुरंद्रम जो निम्न अधिकारी को, और जो जैन को भूमि दिया जाता है दान में उसको पलिचंद्रम कहा जाता है। अगला है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो ये कोटो में हुआ था। आपको इस किस लिए होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए किससे संबंधित है, कोटो प्रोटोकॉल। और 1997 में हुआ था और जापान में है ये शहर। अगला भारत के प्रथम रामसर साइट। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों भारत के प्रथम रामसर साइट जो है चिल्का झील है। कौन है, चिल्का झील।
दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो सुंदरबन आर्द्रभूमि है। और सबसे छोटा तो रेणुका आर्द्रभूमि है। रेणुका को याद रखिएगा, ये छोटा सबसे है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। एक बार ध्रुव के एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन है? रेणुका। और कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? फर्स्ट है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो दोस्तों ऑप्शन से भी आप इसको डी मार सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर स्थानांतरित होने पे ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की मात्रा जो है घटती है। एक क्या है 10% का रूल है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है तो सिर्फ 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित लेता है, तो घटती है। अगला है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इकोटोन। जैसे ये चरागाह हो गया, ये वन हो गया, इसका ये जो क्षेत्र है इकोटोन कहलाता है। अगला है दिए गए विकल्प में कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि बोल रहा है तो चाल जो है अदिश राशि है। बाकी बात वेग और बल ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगला है न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दोस्तों बल का व्यंजक यानी बल का मान जो है द्वितीय से प्राप्त होता है। फर्स्ट से क्या होता है? तो फर्स्ट से जो है परिभाषा मिलता है, माने बल की परिभाषा जो है फर्स्ट से मिलता है और जरूरत का नियम मिलता है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से क्या है? बल की परिभाषा और जरूरत की नियम। द्वितीय से जो है बल की मान निकलता है, F = ma है। अगला है ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यों की सांद्रता क्या होता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की सांद्रता घट जाता है, जबकि गैस की बढ़ जाती है। तो द्रव की घट जाता है, गैस की बढ़ जाती है। अगला है जरा दृष्टि दो को दूर करने के हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये बुढ़ा व्यक्ति में होता है, ये जो है बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। दोस्तों बेलनाकार किस में? एस्टिग्मा में बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। और दोस्तों अवतल लेंस कहाँ यूज करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में जो है, यानी निकट की वस्तु साफ देखता है, दूर की वस्तु नहीं देखता है, तो अवतल लेंस यूज करते हैं। और उत्तल लेंस में जो है दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से किससे वेदन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है? दोस्तों वेदन क्षमता सबसे अधिक जो है बीटा गामा किरण का है, और आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा किरण का है। सी आंसर हो जाएगा। अगला है गामा किरण की खोज किसने किया था? तो दोस्तों गामा किरण की खोज जो है पॉल विलार्ड ने किया। दृश्य किरण का तो ये न्यूटन किया है, सही है। अवरक्त किरण का जो है ये हर्शल किया है। और दीर्घ किरण जो है ये मार्कोनी किया है, न कि रॉन्ज। मार्कोनी किया है, मार्कोनी। और ये जो किसका किया है? रॉन्ज जो है एक्स किरण का खोज किया है, रॉन्ज। अगला है ध्वनि की चाल समांतर जल में होती है। तो ध्वनि की चाल समांतर कितना होता है? 14 से 83 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों ये वायु में कितना होता है? वायु में 332 होता है। और हाइड्रोजन में, दोस्तों हाइड्रोजन में जो है ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकंड होता है। फिर कह दे पारा में, Hg में, तो Hg में जो है 1450 होता है। और लोहा में होता है 5130। और सबसे अधिक जो कांच है 5640 मीटर पर सेकंड होता है, कांच में सबसे अधिक। इसके बाद लोहा में 5130। अगला है रक्त के थक्कों को पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये 24 है, सोडियम 24। यूरेनियम 235 का प्रयोग क्या है? चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। कैंसर कोबाल्ट 60। अगला एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं है? तो कौन सा गुण शामिल नहीं है? तो उसका उसमें मान निम्न होना चाहिए, ये गुण शामिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, ये सही है। जिसका उसमें मान जो है ऊंच हो, निम्न नहीं होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए, तब ना वो अच्छे ईंधन होगा। ये गलत हो जाएगा, यही सही आंसर है। और उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, सही है। और फिर अपशिष्ट न बचे जलने के बाद, वो भी होना चाहिए। अगला है कायोलिन निम्न में किसका अयस्क है? तो कायोलिन जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। और क्या क्या है? कोरंडम है, बॉक्साइट है, क्रोयोलाइट है, ये सब जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नाइटर और कर्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है। नाइटर और कर्नेलाइट। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? तो 18 और 7 है। किसने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी? मोस्ले ने दिया था। और ये परमाणु संख्या पर आधारित है।
सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया? 1909 में। 1909 में जो है ये दिया गया था। तो 7 से नीचे जो है एसिड होता है, 7 से ऊपर बेस होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कोशिका विभाजन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन। अगला है, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? तो टीनिया कैपेटिस है। टीनिया कैपेटिस जो है ये जिम्मेदार है। अगला है, चावल, गेहूं और गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है किस कुल का है? तो ग्रेमनी कुल का है। ग्रेमनी कुल का है दोस्तों। और ये जो है लहसुन प्याज किस कुल का है? तो लिएसी कुल का है। लिएसी। अगला है, बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन जो है ये सहायक है। और इसको खोजा कौन था? 1926 में कुरोसोवा ने खोजा था। और उसको फूल बनाने में मदद करता है। तो जिबरेलिन का काम याद कर लीजिए। इससे पहला प्रैक्टिस सेट में जो है हम सभी का बताए हुए हैं, अगर आप देखे होंगे तो जरूर याद होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों बकरी जो है द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। बाकी बात भेड़िया, लोमड़िया और मोर जो है द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। आप प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो अपना भोजन के रूप में प्रयोग करता है, जो माने अपना खुद भोजन। अगला है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा हुआ था? तो राइबोसोम का नामकरण जो है रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा हुआ था। रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा। दोस्तों इसमें कह रहा है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इस विभाजन में बहुत सी कम समय लगता है और इस सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। तो इनमें से कोई नहीं गलत है, सब सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पेप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, अमाशय द्वारा होता है ये पेप्सिन। पेप्सिन और रेनिन जो है पेट में होता है, अमाशय द्वारा है। बाकी बात ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है ये अग्नाशय द्वारा होता है। अगला है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? ये ब्रुसेल्स में स्थित है, जो लग्जमबर्ग में है। अगला है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कितनी बार शांति पुरस्कार मिला है? तो 3 बार मिला है। कब कब? 63 में, 17, 44 और 1963 में मिला है। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ? 1863 में हुआ है। और कब कब मिला? तो 1917 में मिला, 1944 में मिला है और 1963 में मिला है। अगला है, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों मांडी झागोर नृत्य का संबंध जो है ये गोवा से है। किस राज्य से? गोवा से। और कौन कौन है? तो खोल है, ढकनी है, ये सभी संबंध जो है गोवा से है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, द कंपनी ऑफ वोमेन, ये किसका है? खुशवंत सिन्हा का है। और एक और इनका फेमस बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला है, 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य कितना? मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो दोस्तों 36 रुपया है, अब पानी का 0 रुपया आता है, 28 है, इसका निकाल दीजिए। 28 में से 0 गया तो 28, 36 में से 28 गया तो 8, 4 से काटते 4 दूना 8, 4 7 8, 7:2 हो जाएगा। अगला, ए अकेले काम को 20 दिनों में करता है और ये 25 दिनों में करता है। तो एक 20 दिन में और बी 25 दिन में। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 20-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 मान लीजिए। 100, 20 पंचे 100, 25 का 6। तो एक दिन में 9 काम होता है टोटल। 5 दिन करता है तो 45 काम हो गया। बचा कितना? 55 काम। और उसको बी कर रहा है तो बी कितना करता है? बी काम छोड़ देता है, एक करता है तो 5 काम करता है एक दिन में। तो 5 से काट दीजिए 11, तो 11 दिन में वो काम करेगा। इसमें देखिए, इसमें जो है क्या कर रहा है? 14 से 14 गुने 14/2 और प्लस 14 कीजिए तो 112 आ गया। तो उसी तरह से जो है 18 गुने 18/2 और प्लस 18 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। इसमें देखिए
8 गुने 6 48, 48 फिर 6 का हाफ कीजिए, 3 48 में 3 गया तो 45, 10 60 हो जाएगा, 10 का आधा कीजिए तो 55, 12 चौका 48 और फिर 4 का आधा कीजिए 2, तो 46 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 46 हो जाएगा। अगला है, इसमें कह रहा है त्रिभुज की संख्या कितना है। तो त्रिभुज की संख्या जो है कितना होगा, जैसे 12 वाला त्रिभुज लीजिए, ये वाला, तो ये है, तो इसमें 8 हो गया। अब जो है इसको लीजिए, तो 1 2 3, 3 इधर 3 इधर। अब फिर 12 वाला त्रिभुज लीजिए, तो 1 2 इकाई की, इसमें हम 1 ले चुके हैं, तो ये 2 हो गया, फिर इधर भी 2 हो जाएगा, तो कितना 6 8 14, 14 4 18, 18 को हो गया। एक ये है, एक ये है, तो इसका दोस्तों इसका आंसर जो है 19 दिया हुआ है, आप गिनिएगा 19 होगा। देखिए तो 8 तो ये हो गया, 1 2 3 4, 4 2 8, 8 ये हो गया। आप छोटा वाला में लीजिए, तो 1 2 आई पूरा 3, 1 2 3, तो 6 छोटा वाला में हो गया। अब 12 वाला में देखिए, 12 वाला में जो है एक ही लेंगे, क्या कि ये तो हम ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा, तो एक ई 2 एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 ये भी हो गया, तो कितना, अच्छा 14 14 2 16, 16 2 18, एक कौन बच रहा है, एक जो है, जैसे एक जो है ये पूरा तो ले लिए, ये बच रहा है, ये बच रहा है, 20 होना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको कितना आ रहा है। तो चलिए दोस्त इतना ही, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।